हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं गौतम अधिकारी आपको आज 9th क्लास की केमिस्ट्री कराने वाला हूँ। केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ यानी हमारे चारों ओर वातावरण में हम जो भी पदार्थ देखते हैं, वही पदार्थ। अब सबसे पहले बात आती है, मैंने आपको कहा कि पदार्थ देखते हैं। अब पदार्थ क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ को एक दूसरा नाम दिया जाता है द्रव्य। द्रव्य या पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो डेफिनेशन क्या हुई द्रव्य व पदार्थ की? द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। यानी ऐसी कोई वस्तु जिसे हम रख दें और उसने एक स्थान घेर लिया या उसमें अपना कोई भार हुआ तो हम कहेंगे वो द्रव्य है या पदार्थ है, मैटर है। उदाहरण लेते हैं जैसे कि मेज, कुर्सी, जल, वायु आदि। अब आता है इसके विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। पदार्थ के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उसके बीच में कुछ स्थान खाली होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि लगातार ये गति करते रहते हैं, मूवमेंट होता है इनमें। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे तो वो आकर्षण बल ही पदार्थों को अलग अलग जो क्वालिटी है वो बताता है कि पदार्थ कौन सा कैसा है। यानी अगर हम बात करें द्रव्य या पदार्थ क्या है, तो हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन, द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता पदार्थ हो सकता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। अब यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया है द्रव्य, और एक आपने सुना होगा द्रव। तो ये द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है। द्रव्य यानी कि मैटर और द्रव यानी कि लिक्विड। तो द्रव्य के अंदर द्रव आता है, यानी कि द्रव्य जो है, पदार्थ जो है, वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पता है हमें, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। तो वो द्रव जो लिक्विड है वो द्रव है और ये है द्रव्य। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला आता है हमारे पास भार, वेट। अब भार क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। ठीक है, वेट कहलाता है। वेट जो है मुख्यतः निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। यानी पृथ्वी का एक गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्व होता है, जिससे पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस पर निर्भर करता है। यानी जो उसमें स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, उसके हिसाब से भार का मान बदलता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर यह भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये भार हो गया। भार के बाद अगला आता है हमारा द्रव्यमान यानी कि मास। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में विद्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित उसके द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, उसका जैसे द्रव्यमान हो गया, मान लो हम कहते हैं कि भाई ये 2 किलो का है, 3 किलो का है, 4 किलो का है, ये उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये द्रव्यमान हो गया। अब ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान की अगर हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करते हैं तब जाके हमें भार मिलता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया भार और द्रव्यमान में। क्योंकि कई बार देखा गया है कि भार और द्रव्यमान को एक ही बात मान लेते हैं। भार निर्भर करता है स्मॉल जी पे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक,
तो हमने भार पढ़ लिया। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को और अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। ये निर्भर करता है स्मॉल जी पे, इसलिए इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अगला आता है मास यानी कि द्रव्यमान। तो किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को, यानी उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है, क्योंकि इसका मान निर्भर नहीं करता जी पे। तो कहीं भी ले जाओगे आप, इसका मान जितना एक स्थान पे है दूसरे स्थान पर भी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? किसी वस्तु के भार W तथा उसके द्रव्यमान, किसी वस्तु के भार तथा उसके द्रव्यमान, देखो किसी वस्तु के भार W तथा उसके द्रव्यमान स्मॉल m के संबंध को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। W बराबर m इंटू जी, जहां पर ये W तो हो गया भार, ये स्मॉल m हो गया द्रव्यमान, और ये स्मॉल g जो हो गया ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो अभी ऊपर मैंने बताया ना गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो इसलिए W बराबर m इंटू जी, ये द्रव्यमान तथा भार में संबंध हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, यानी कहते हैं जैसे कई बार क्या होता है कि भाई अब लोग बाग कहते हैं कि भाई अब काम और नहीं कर सकते, हमारी शरीर की एनर्जी खत्म हो गई। तो यानी कि कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट आता है कार्य क्या है, वर्क क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो उस वस्तु पर कार्य होता है। मान लो ये वस्तु रखी हुई है, ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने इस पर बल लगाया, ये लगा दिया बल, मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसे पेन को आगे की ओर सरका दिया, तो ये विस्थापित हो गया, अपने स्थान से हट गया, तो इसका मतलब है इस पर कार्य हुआ। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, जिस ओर बल लगा रहे उस और वो सरक रहा है, विस्थापित किया जाता है, तो उस पर कार्य होता है और इसका मान बल F तथा विस्थापन S के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल है, यानी कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊपर हमने पढ़ा है ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? W बराबर F इंटू S, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। नेक्स्ट आता है हमारे पास द्रव्यमान तथा ऊर्जा में क्या संबंध है। तो ध्यान रखेंगे, एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है, ध्यान रखना यहाँ पे शब्द में द्रव्य इस्तेमाल कर रहा हूं, द्रव नहीं, इसलिए भी द्रव्य पढ़ेंगे यानी कि पदार्थ। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। तुल्य ऊर्जा मतलब उसके बराबर ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में निम्न संबंध है। E बराबर mc स्क्वायर, जहां पर E होता है उत्पन्न ऊर्जा, m होता है नष्ट हुआ द्रव्यमान और c होता है आपका प्रकाश का वेग, और इसका मान फिक्स होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो E बराबर mc स्क्वायर का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में इसके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि भाई आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या है, तो हमें आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण में केवल इस वाले फार्मूले को लिखना है, E बराबर mc स्क्वायर। या आपसे यूं भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध बताइए, तो हम ये बता देंगे कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है E बराबर mc स्क्वायर, जहां पर E जो हो गया ऊर्जा है, m हो गया द्रव्यमान और c होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे। आगे आता है हमारे पास आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। जब कोई वस्तु हमने एक रखी और उसने उतना स्थान घेर दिया तो हमने बताया कि उसका वो आयतन है, और इसका मात्रक होता है घन मीटर या मीटर की घात 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है घनत्व यानी कि डेंसिटी। घनत्व क्या है?
किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं और इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम बटे मीटर की घात 3। तो हमने ऊर्जा पढ़ा, कार्य, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, आयतन, घनत्व। ठीक है जी। तो ये जितना भी आपने पढ़ा है इसे बड़े ध्यान से अच्छी तरह से समझना और इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इसे नोट कर लेना। फिर भी इसमें अगर कोई बात आपकी क्लियर नहीं हुई तो आप पूछ लेना। थैंक यू।